कहते हैं चमत्कार होते हैं, लेकिन जब आपका पति चिकित्सकीय रूप से नपुंसक हो और फिर भी आप गर्भवती हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? कुछ लोग इसे दैवीय कहते हैं, कुछ लोग इसे धोखा कहते हैं। मेरे लिए वो रात प्यार के बारे में मेरे सारे विश्वास चकनाचूर हो गए। शाम एक सपने की तरह शुरू हुई। स्काईलाइन रूफटॉप रेस्टोरेंट की मेज जगमगा रही थी। लेकी की शहरी रोशनी में, मधुर जैज और धन की खुशबू से भरी हवा में मैंने वो लाल गाउन पहना था जिसके बारे में रिचर्ड ने कहा था कि वो मुझे आग जैसा बना रहा है। वो मेरे सामने बैठा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने दुनिया जीत ली हो। शांत, शक्तिशाली, प्रशंसनीय। आज रात हमारी दूसरी शादी की सालगिरह थी और मैं चाहती थी कि ये बेहतरीन हो। मैं चाहती थी कि हम फिर से जिंदा महसूस करें। उसने मेरा हाथ थामा। उसका अंगूठा धीरे धीरे मेरी त्वचा को छू रहा था। दया, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मुस्कुराया। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वे दूर थी, एक तरह के डर से भरी हुई। इससे मेरी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। कोई तोहफा नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, एक मेडिकल रिपोर्ट। मैं तुमसे कुछ छिपा रहा था, उसने धीरे से कहा। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मेरी मुस्कान जम गई। मैं 3 अस्पतालों में जा चुका हूं, उसने रुंध कर कहा, और नतीजा एक ही रहा। दया, मैं नपुंसक हूं। यह शब्द मेरे अंदर बिजली की तरह कौंध गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने गलत सुना। फिर मैंने उसकी आंखों में शर्म देखी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम चली जाओगी, उसने आगे कहा। मैंने सोचा कि शायद प्रार्थना, शायद आशा इसे ठीक कर देगी। रेस्टोरेंट, हमारे आसपास हंसी, संगीत, वाइन ग्लासों की चमक धुंधली हो गई। मेरी अपनी सांसों की आवाज के पीछे सब कुछ फीका पड़ गया। तो अब क्या होगा? मैंने फुसफुसाया। हमारा क्या होगा? उसने मुझे आंसुओं से देखा जिससे वो छोटा, कमजोर लग रहा था। तुम उससे ज्यादा के हकदार हो जितना मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं खड़ा रहा, गुस्से और दया से जलती हुई छाती। तुम्हें लगता है कि यह दया है? तुम्हें लगता है कि 2 साल तक सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने के बाद अब मुझे तुम्हारी ईमानदारी की जरूरत थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं टूटा हुआ बैठा रहा, जबकि मैं लेगो की गर्म रात में बाहर चला गया। बाहर शहर की रोशनियां राज की तरह टिमटिमा रही थी। बताए जाने का इंतजार करते हुए मेरी एड़ियों की आवाज और ट्रैफिक की गड़गड़ाहट के बीच मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं हो सकता। और उस रात, जिस रात उसने कबूल किया, उसी रात मेरे पाप ने सांस लेना शुरू कर दिया। अगर शादी एक घर है तो सुबह की पहली किरण खामोशी है। स्काईलाइन के बाद रिचर्ड और मेरे बीच सन्नाटा छा गया, मानो खाने की मेज पर कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हो। वो ईमेल पलट रहा था। उसके चम्मच की खनक बहुत सावधानी से सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलने के लिए कभी उठी नहीं रही थी। मेरे चेहरे पर एक ऐसी औरत की मुस्कान थी जो कल रात उबर में रोई नहीं थी, लेकिन वो नाकाम रही। दोपहर तक वो मीटिंग के लिए बाहर निकल गया था, जो शर्म के ठंडा होने तक ऑफिस में छिपे रहने का संकेत था। मैं अपने कांच और संगमरमर के जीवन के कमरों में घूमता रहा, पर्दे खोलता रहा, तकियों को फिर से सजाता रहा, छूता रहा। मेरे सीने में उठे सवालों का जवाब देने वाली कोई चीज नहीं थी। मेरा फोन। बस। डेविड, क्या तुम घर पर हो? मैं नाम को घूरता रहा। रिचर्ड का सबसे अच्छा दोस्त, उसका सह संस्थापक, वो आदमी जो शांत समाधान में बोलता था और कोलोन लगाता था, जिसकी खुशबू शांत बारिश जैसी थी। हां डेविड, मैं नीचे हूं। मैं अपनी मौसी से तुम्हारे लिए स्टूल आया हूं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है ना? लगभग मना कर दिया था।
मुझे मना कर देना चाहिए था। इसके बजाय मैं खुद को लिफ्ट में अपने प्रतिबिंब को रचना पर कोशिश करते हुए देख रहा था। लिपस्टिक की तरह दरवाजे खुले तो डेविड चारकोल पोलो पहने और चिंतित आंखों से एक खाने की बोतल पकड़े हुए था, जैसे वह दवा हो। दया, उसने धीरे से कहा, तुम थकी हुई लग रही हो। मैं ठीक हूं। बत्ती बुझ गई। हमने बालकनी में खाना खाया। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा। एडमिरल्टी पर ट्रैफिक। विक्रेता ने हब पर साइनेज लगा दिया। फिर धीरे से, उसने तुम्हें बताया था, है ना? कांटा मेरे हाथ से फिसल गया। तो तुम्हें पता था कि मुझे पता था कि वो डूब रहा है। डेविड ने स्थिर दृष्टि से कहा, वो मुझे तुम्हें लाइफबोट कहने नहीं देगा। गुस्सा भड़क उठा, गरम और बेवकूफ। तो तुम दोनों ने मुझे परफॉर्म करने दिया। खुश पत्नी, जबकि तुम सच को ब्रीफकेस की तरह ढो रही हो। वो नहीं हिला। नहीं, उससे कहा था कि वो तुम्हें कल बता दे। उसने कहा कि वो बताएगा। मैंने हाथ जोड़ लिए। उसने बताया, मेरी शादी की सालगिरह मुबारक हो। दोपहर में हवा बादलों को खींच ले गई। कहीं जनरेटर के नीचे हाफते हुए जागा, डेविड ने फ्लास्क को पास सरकाया। खाओ। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए एक निवाला खाया और तुरंत रोने लगी। हर चीज की कोमलता से मेरा गला दुखने लगा। उसने ध्यान न देने का नाटक नहीं किया। उसने इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। वो बस वही बैठा रहा, मौजूद, जैसे कुछ लोग केवल आपात स्थिति या सपनों में ही होते हैं। क्या तुम जानते हो ये कैसा होता है? मैंने कहा कि एक ही समय में पत्नी और विधवा होना। वो दुखी लग रहा था। दया, मैं उससे प्यार करती हूं, मैंने फुसफुसाया। लेकिन मेरा शरीर एक बंद दरवाजा है। मैं दस्तक देती हूं और कोई नहीं खोलता। डेविड का जबड़ा ऐसे हिल रहा था जैसे वो गलत शब्द वापस दबा रहा हो। तुम गर्मजोशी के हकदार हो, उसने आखिरकार कहा। सिर्फ छत नहीं, उसका फोन नंबर। रिचर्ड, उसने उसे उल्टा कर दिया। लैगून पर एक गरजता बादल मंडरा रहा था और उसके साथ एक याद भी। रिचर्ड का हाथ मेरे हाथ से फिसलकर सफेद चादरों पर गिर रहा था। उसकी आंखों में माफी, मेरी मुस्कान में माफी। मैं छोटी, स्त्रैण, घूरती हुई महसूस कर रही थी। बताओ, मैं बुरी इंसान नहीं हूं। और चाह रहे हो? मैंने कहा। तुम एक इंसान हो, उसने जवाब दिया, और तुम बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे हो। हम एक ऐसे सन्नाटे में बैठे थे जो खाली नहीं था, बस उन बातों से भरा था जिन्हें कहने की हमें इजाजत नहीं थी। जब मैं प्लेटें लेने के लिए खड़ी हुई तो मैं लड़खड़ा गई। डेविड का हाथ मेरी कोहनी तक पहुंच गया, मुझे संभालते हुए। उसकी उंगलियां गर्म थी। संपर्क एक चिंगारी जैसा था। मैं इतनी तेजी से पीछे हटी कि कुर्सी रगड़ गई। मैं शादीशुदा हूं, मैंने कहा, बहुत जल्दी। मुझे पता है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और समर्पण कर दिया, और उसके चेहरे पर दिख रही परवाह ने मुझे स्पर्श से ज्यादा विचलित कर दिया। मैं अपनी हदें नहीं लांघूंगा। हल्की बारिश शुरू हो गई। बालकनी के शीशे पर ढोल बजाने वाले की तरह हल्की थपथपाहट की आवाज आ रही थी। गर्म होते हुए हम अंदर चले गए। उसने मेरी रसोई में बर्तन ऐसे धोए जैसे उसने 100 बार धोए हों। आस्तीन ऊपर किए, बाहें गीली। घरेलू, खतरनाक। रिचर्ड तुमसे प्यार करता है, उसने नल के ऊपर से कहा। उसे नहीं पता कि शर्मिंदा कैसे न हो। और तुम? सवाल निकल गया, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती। तुम क्या बनना जानते हो? उसने नल बंद कर दिया। मुड़ो। उसकी दूरी में कोई रोमांटिकता नहीं थी, बस एक संयम था जो किसी मौजूद व्यक्ति की तरह था। उसने कहा, जब आपको तूफान में किसी के साथ बैठने की जरूरत होती है। मेरे अंदर कुछ ढीला पड़ गया। मैं द्वीप के किनारे बैठ गई और उसे सब कुछ बता दिया। डॉक्टर के दौरे, उस उपवास के बारे में जिससे मुझे चक्कर आते थे, रात में जिस तरह मेरा शरीर जागता था और उस गर्मी की तलाश करता था जो वहां थी नहीं,
कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो सुनता रहा, मानो सुनना ही उसका एकमात्र काम हो। जब शब्द खत्म हो गए तो उसने मुझे एक रसोई का तौलिया दिया, जैसे वो किसी और सदी का रूमाल हो। सो जाओ, उसने सुझाव दिया। मैं ताला लगा दूंगी। मुझे उस पर जोर देना चाहिए था कि वह चला जाए। इसके बजाय मैं बेडरूम में चली गई और रजाई पर गिर पड़ी। बारिश ने कमरे को एक कोकून में बदल दिया। शाम को मेरी नींद स्क्रीन पर एक मैसेज देखकर खुली। डेविड ने तुम्हें जिल फ्रिज में छोड़ दिया है, पानी पियो। हो सके तो अपनी बहन को फोन करो। अगर नहीं कर सकते तो मुझे फोन करो। मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैं बैंगनी रोशनी में बैठी और मुझे एहसास हुआ कि जब आप घूर रहे हो तो सुरक्षा को मोक्ष समझना कितना आसान है। रिचर्ड आधी रात के करीब लौटा। उसके चेहरे से ऑफिस की ठंड और पुदीने की खुशबू आ रही थी। उसने एक मर्द की तरह मेरे माथे को चूमा। मौरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बेहतर होगा, उसने कहा। लेकिन बाद की खामोशी में घर को डेविड की स्थिरता याद आ गई। बारिश को हमारी बालकनी याद आ गई और अकेलेपन ने एक नया शब्द सीख लिया, लगभग। उस रात मुझे समझ आया कि रिश्ते एक चुंबन से नहीं, बल्कि आपके दोग के पास खींची गई कुर्सी और किसी ऐसे बहादुर व्यक्ति से शुरू होते हैं जो नजरें न हटाए। कहते हैं कि प्रलोभन दस्तक नहीं देता, वो इंतजार करता है कि आप खुद दरवाजा खोलें। और उस रात मैंने दरवाजा खोला। शुरुआत हुई बिजली की गड़गड़ाहट से, ऐसी जो आपकी छाती को झकझोर देती है और लेगों को ऐसा एहसास कराती है जैसे न्याय आने वाला है। रिचर्ड एक कॉन्फ्रेंस के लिए अबुजा गए थे। जाने से पहले उन्होंने मेरे गाल चूमे और सोने से पहले फोन करने का वादा किया। लेकिन आधी रात हो गई और फोन खामोश रहा। बारिश खिड़कियों पर जोरदार प्रहार कर रही थी। मैं बालकनी में बैठी आसमान में बिजली चमकते हुए देख रही थी। मेरे हाथ में एक कप चाय थी जो बहुत पहले ठंडी हो चुकी थी। घर बहुत बड़ा और बहुत शांत लग रहा था। और फिर एक दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो डेविड भीगा हुआ खड़ा था। उसकी कमीज उसकी छाती से चिपकी हुई थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। मैंने फोन करने की कोशिश की। उसने हाफते हुए कहा, सड़कों पर पानी भर गया है। मैं घर गाड़ी चलाकर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। झिझक रही थी। मेरा दिल जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन अकेलापन जोर से कह रहा था, अंदर आइए। मैंने धीरे से कहा। वो बारिश को झटकते हुए अंदर आया और पहली बार हमारे बीच की हवा में जान आ गई। चार्ज टेंट मना है, रिचर्ड ने यात्रा का जिक्र किया। उसने तौलिए से अपनी बाहें पोंछते हुए कहा, क्या तुम अकेले ठीक हो? मैंने सहमति जताई। मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं थी और वो बता सकता था। हम सोफे पर बैठ गए। बाहर का तूफान अंदर के तूफान से मेल खा रहा था। ली, एक लाइन दिखाई दी, फिर दूसरी, 2 पंक्तियां सकारात्मक। पहले मैं हंसा, एक टूटी फूटी कांपती हुई हंसी जो किसी और की हंसी जैसी लग रही थी। फिर आंसू आ गए, भारी, गंदा, अजय। हे भगवान, मैंने सिंह पकड़ते हुए फुसफुसाया, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। दरवाजे पर रेंगने वाला। रिचर्ड फ्रेम से टिका हुआ था। शर्ट के बटन खुले थे, सुस्त मुस्कान। यहां इतना शोर क्या है? मैं ठिठक गया, छड़ी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसने भौहें चढ़ाई। दया, ये क्या है? जैसे ही मैंने उसे दिखाया, मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैं जल्दी से झूठ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। भ्रम, अविश्वास, फिर एक तरह की खुशी जो मैंने उसमें महीनों से नहीं देखी थी। तुम गर्भवती हो। शायद जांच गलत है, मैं हकलाया। शायद हो। लेकिन वो सुन नहीं रहा था। वो हंसा, पूरी तरह से मुक्त, मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। दया, बस यही है, भगवान ने कर दिखाया। मैंने अपनी गर्दन पर उसके आंसुओं को महसूस किया। वो घुटनों के बल बैठ गया, मेरे पेट को ऐसे पकड़े हुए जैसे वहां कोई चमत्कार रहता हो।
मैंने तुमसे कहा था ना, वो रास्ता निकाल लेगा, उसने फुसफुसाया। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। मैं चीखना चाहती थी, कबूल करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि ये विश्वास नहीं है, ये शरीर में लिपटी हुई असफलता थी। लेकिन उसकी खुशी बहुत पवित्र थी, उसकी राहत बहुत कच्ची। मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती थी, अभी नहीं। जब वो काम पर चला गया तो मैं बिस्तर के किनारे बैठी अपने प्रतिबिंब को घूर रही थी। फोन उठाते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। एक संदेश, हमें बात करनी है डेविड। किस बारे में? मैं गर्भवती हूं। टाइपिंग, फिर सन्नाटा। मिनट बीत गए, फिर उसका जवाब बिजली की तरह आया। डेविड, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरा है? शब्द किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहरे चुभ गए। मुझे, तुम्हें पता है रिचर्ड, नहीं कर सकता। एक और विराम। डेविड, मुझे दोबारा मैसेज मत करना। यहां नहीं, कभी नहीं। उस रात रिचर्ड शैंपेन लेकर घर आया। उसने स्टाफ से लिविंग रूम साफ करने को कहा कि हम अगले रविवार को एक छोटा सा थैंक्सगिविंग पार्टी रखेंगे। मैं इशारे पर मुस्कुराया, उम्मीद के मुताबिक हंसा, लेकिन हर आवाज खोखली लग रही थी। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसकी खुशबू पुदीने और देवदार की लकड़ी की मुझे उन सभी चीजों की याद दिला रही थी जिन्हें मैं नष्ट कर रहा था। घर प्रार्थनाओं से भर गया, योजनाओं में, और मैं वहां मुस्कुराता हुआ बैठा रहा, एक हाथ पेट पर, दूसरा सच छुपा रहा था। क्योंकि कभी कभी चमत्कार आशीर्वाद नहीं होता, कभी कभी ये स्वर्ग द्वारा अनुमत सबसे बड़ा झूठ होता है। राज इत्र की तरह होते हैं। बोतल चाहे कितनी भी कसी हुई क्यों न हो, खुशबू हमेशा बाहर निकल ही जाती है। जिस रात रिचर्ड ने मेरा फोन उधार लिया, उसी रात मेरा फोन लीक होने लगा। प्रेगनेंसी टेस्ट के 2 महीने बाद की बात है। मेरा पेट अभी अभी दिखना शुरू हुआ था। रिचर्ड एक आदर्श पति बन गया था, समर्पित, सावधान और बेहद खुशमिजाज। वो मुझे प्रसव पूर्व जांच के लिए गाड़ी में ले जाने, बच्चों की किताबें पढ़ने, यहां तक कि रात में मेरे पेट के लिए गाना गाने पर जोर देता था। हर तरह की दयालुता मेरे अपराध बोध में और गहराई तक धंस गया। एक शाम जब मैं नहा रही थी तो मैंने बेडरूम से उसकी आवाज सुनी, बेब, मेरे फोन खत्म हो गए हैं, मुझे ड्राइवर को फोन करना है, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूं? जरूर, मैंने वापस फोन किया। दिल धड़क रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आया, कोई हालिया संदेश नहीं, डेविड का कोई निशान नहीं। उसके बाद हमने बात करना बंद कर दिया था। आखिरी मैसेज, या ऐसा मुझे लगा। कुछ मिनट बाद सन्नाटा, फिर दया। उसकी आवाज अलग थी, धीमी, घायल। मैं तौलिया सीने से लगाए भागा। वो बिस्तर के पास खड़ा था, हाथ में फोन, स्क्रीन डेविड के भेजे आखिरी संदेश से चमक रही थी। डेविड, तुम हमेशा मेरी भूल और मेरा चमत्कार रहोगे। शब्द हवा में धुएं की तरह लटके हुए थे। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। रिचर्ड, ये क्या नहीं है? उसने फोन कमरे में फेंक दिया। वो दीवार से टकराया, टूट गया और चुप हो गया। जैसा दिखता है वैसा नहीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो मुझे बताओ कि ये क्या है? दया, मुझे समझाओ कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी पत्नी को अपना चमत्कार क्यों कहता है। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ आंसू ही निकले। वो पास आया, उसकी आंखें लाल और बेचैन थी। तुम जानते थे, उसने फुसफुसाया। तुम जानते थे कि मैं किससे लड़ रहा था। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता, और तुमने खुद को इस तरह तसल्ली दी। रिचर्ड, प्लीज, क्या उस रात बारिश उसी की वजह से हुई थी? क्या उसी की वजह से हुई थी? मैं घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। वो टूटा हुआ, कड़वाहट से भरा हंसा। तुमने इसकी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुमने इसे ढोया। तुमने मुझे उस चीज का जश्न मनाने दिया जो तुम्हें पता था कि मेरी नहीं थी। उसके दर्द की आवाज चीखने से भी बदतर थी। वो शांत था,
जानलेवा था। वो बालकनी की ओर चला गया, अपनी छाती को ऐसे पकड़े हुए जैसे हवा ने ही उसे धोखा दे दिया हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? उसने फुसफुसाया। वो आदमी मेरा भाई था। मुझे पता है कि मैं बेकार था और इसके लिए मुझे हर दिन खुद से नफरत होती है। वो मुड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये किसका बच्चा है, मर्सी? मेरे होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सच इतना भारी था कि उसे उठाया नहीं जा सकता था। उसने धीरे से हार मान ली। बस इतना ही जवाब चाहिए था मुझे। उस रात वो हमारे कमरे में नहीं सोया। उसने कुछ कपड़े और कार की चाबियां पैक की और बिना एक शब्द कहे चला गया। मैं सुबह होने तक जमीन पर बैठा रहा। फोन अभी भी मेरे बगल में खटका हुआ था। एक ऐसा संदेश जिसे मैं काश अनपढ़ पाता। अगले दिन मैंने डेविड को फोन किया। उसका नंबर नहीं मिल रहा था। सप्ताहांत तक उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और गायब हो गया था। न अलविदा, न पता, बस चला गया। मैं जहां भी मुड़ा, दुनिया ने मुझे खामोशी से सजा दी। चर्च की महिलाएं, इसे चमत्कारी गर्भावस्था कहा। मेरी मां ने इसे प्रार्थना का उत्तर कहा। लेकिन रिचर्ड, उसने इसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी खामोशी शांति नहीं होती। ये सही समय पर वार करने के लिए एक युद्ध होता है। कहते हैं सच धीरे धीरे आता है, लेकिन कभी देर नहीं होती। मेरा बच्चा अस्पताल के कंबल में लिपटा हुआ, मोक्ष और न्याय की तरह रोता हुआ आया। साथ ही 9 महीने बाद वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब पछतावे के मंदिर जैसा लग रहा था। रिचर्ड माफ करने नहीं, बल्कि जंग का गवाह बनने लौटा था। वो खिड़की के पास खड़ा था, हाथ और जेबें बारिश को शीशे से नीचे गिरते हुए देख रहा था, जबकि नर्सें अंदर बाहर दौड़ रही थी। हमने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। एक हल्का फुल्का वाक्य, उसने मुझे छूने से इनकार कर दिया, लेकिन जाने से भी इनकार कर दिया। ये किसी तरह ज्यादा दुख देता है। जब बच्चों के रोने से कमरा भर गया तो मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके कंधे कांप रहे थे और उस रात के बाद पहली बार मैंने उस आदमी को देखा जिससे मैंने शादी की थी, टूटा हुआ इंसान और चुपचाप प्रार्थना करता हुआ। क्या तुम उसे थामना चाहोगे? हां, वो झिझका। फिर वो पास आया। हाथ कांपते हुए उसने छोटी सी गठरी ली। बच्ची ने उसे देखकर पलकें झपकाई। वही भूरी आंखें, होंठ के पास वही छोटा सा गड्ढा। अरे, मैं जम गया। मैंने भ्रम, अविश्वास और फिर डर जैसा कुछ देखा। दया, उसने फुसफुसाया। वो मेरी तरह दिखती है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने फिर देखा, लगभग गलत साबित होने के लिए बेताब। उसकी आंखें मेरे पिता जैसी हैं। कैसे? दरवाजे पर दस्तक ने हमें बीच में ही रोक दिया। डॉक्टर मार्टिन अंदर आए। उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा था, जिस तरह का लिफाफा श्रीमान और श्रीमती के फैसले वाला होता है। पोको, आपने जो पितृत्व परिणाम मांगा था, वे तैयार है। रिचर्ड ने चुपचाप उसे ले लिया। मैंने उसे खोलते हुए उसकी उंगलियां कांपती देखी। उसकी आंखें बाएं से दाएं घूमी, फिर रुक गई। कागज उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। इसमें क्या लिखा है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, आंखें चौड़ी, स्तब्ध, गीली, और कहते हुए कि मैं पिता हूं, और पलके झपकाते हैं। ये मुमकिन नहीं है। तुमने मुझे बताया था कि मैं गलत था। उसने धीरे से कहा। वे गलत थे। परीक्षण, निदान, सब कुछ। डॉक्टर ने कल मेरी फाइल दोबारा जांचने के लिए फोन किया था। ये एक अस्थायी स्थिति थी, स्थायी नहीं। मुझे दया का पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि दुनिया झुक जाती है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। राहत, शर्म, कृतज्ञता, अपराध बोध, सब एक साथ टूट गए। मैं उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो पीछे हट गया। मुझे नहीं पता कि भगवान का शुक्रिया अदा करूं या किस्मत को कोसूं। उसने फटी हुई आवाज में कहा,
क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे खुद पर शक था। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें हम पर शक था। मुझे अफसोस है कि मैं रोया। मैं टूट गया था, रिचर्ड। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तुम मेरी दोस्त मर्सी के साथ सोई थी। तुमने हमें तोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहले अपनी खामोशी, अपने घमंड, अपनी कमजोरी से तोड़ा। शायद हम दोनों ही नाकाम रहे। उसने मुझे बच्ची सौंप दी। वो हमारी लड़ाई के लायक नहीं है। वो हमारी दया की हकदार है। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिवाय बच्चे के छोटे से आकार के। बाहर थंडर लेकी पर धीरे से लुढ़का, मानो आसमान भी नरम पड़ गया हो। रिचर्ड ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया, फिर मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कभी भूल पाऊंगा या नहीं। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने आंसुओं के साथ कबूल किया। मैं बस इतना ही मांग सकती हूं। जब वो डॉक्टर से बात करने के लिए कमरे से बाहर गया, तो मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। इस बात का सबूत कि टूटी हुई चीजें भी फिर से खिल सकती हैं। और उस पल मुझे समझ आया कि ग्रेस को अद्भुत क्यों कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी दया सिर्फ मेरा नाम नहीं होती। यही एकमात्र कारण है कि हम में से कोई भी अभी भी खड़ा है।